लेकिन ना इसमें लॉग टेबल और बेयर और करंट ऑफ का क्या रिलेशन है, नहीं आ रही। ये बुक में लिखा है। बुक में ये ऊपर कहना चाह रहा है मैनुअल लॉकिंग के लिए लॉक टेबल की स्टेटमेंट होती है। कुछ लॉग टेबल अलग होती है, एक कमांड वो जो हम वो यूज करते हैं जैसे फॉर अपडेट, वो लॉक नहीं, ये और लॉग है। वो तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को लॉक करती है ना। अगर आपने पूरा टेबल लॉक करना, वो तो पूरी वो जो रिकॉर्ड जो रिटर्न हो रहे हैं वो उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को लॉक करते हैं ना फॉर अपडेट। अगर तो आप कहेंगे सेक्रेटरी फॉर्म फॉर अपडेट तो सारे रिकॉर्ड लॉक हो जाएंगे, लेकिन वो जो रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं उनको लॉक करती है। लेकिन ये करती है कि टेबल को लॉक करती है, पूरा कमांड होती है लॉक टेबल। तो कह रहे हैं अगर आपने लॉक टेबल किया हुआ है और फिर इसको आप यूज भी करेंगे, लॉग टेबल हमारे पास नहीं है, नहीं वो आइडिया नहीं करते उसको। अच्छा यहाँ पे भी वही करंट ऑफ को सॉल्व किया था, समझ में आया क्या था। ठीक हो गया। अच्छा इसमें ये ट्रू फॉल्स है, इसमें रेज एप्लीकेशन एरर में, ये इसका क्या एक्सपीरियंस है इसमें। If true, the error is placed on stack on the previous error. If false is default, error is placed on previous error. ठीक। इसमें ये होता है कि अभी बाय डिफॉल्ट क्या लेके जा रहा है बाय डिफॉल्ट पता नहीं। ऑप्शनल इसको तो फॉल्स जा रहा होगा। हाँ, इफ फॉल्स टू डिफॉल्ट, इफ फॉल्स टू डिफॉल्ट अगर आप टू सेट कर देते हैं इससे ये होता है कि अगर ये कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम में आया है तो जब आप दूसरे आप एक ही प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ ये मल्टीपल टाइम की जो स्टेटमेंट आप सकते हैं रेज है, अगर ये हो तो ये रेज हो जाए, ये हो तो ये रेज हो जाए। तो ये होता है कि पिछला भी वो आपको दिखाता है। तो कह रहे हैं कि ऑप्शन ये पैराग्राफ प्रूव कर देंगे कि एरर इज प्लेस्ड ऑन स्टैक ऑफ प्रीवियस एरर। उनके साथ है क्या? हाँ उनके साथ स्टैक्स पिछला एरर भी रिटेन रहेगा, नया एरर भी रिटेन रहेगा। ये वो चलने दे मुझे नहीं है, अपने पास कमाल क्या है, चलने दे चलने पीछे लगेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा वो असाइनमेंट जो एक एम्प्लॉय नंबर पास किया तो वो एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट में ले लिया आपने और केस लगा दिए अपडेट कमेंट नहीं करवाया। नहीं, इशू ये था कि अपने पास जो भी एरर है वो स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। अगला बताए इसमें क्या करना है, इसमें वो सारा ही इम्प्लॉय पकड़ता है, सारे इम्प्लॉय पकड़ते हैं। हाँ ठीक है, तो नीचे है इसमें वो कुछ आपसे काम नहीं करता, जो टेबल में है सारे इम्प्लॉय की सैलरी झगड़ा देता है। ठीक है, इसी दूसरे को फिर हमारे करंट ऑफ के साथ भी बात लिखी चाहिए, सेम है मैं वो सेव करता है। यार तुम्हारी एजुकेशन क्या, तुम्हारी क्या कंप्लीट हो गई है 4 साल की। कहाँ से दीदी आगे सीधी जगह सेंड करो, 15,000 की है जॉब। हाँ मेल करें मुझे यार, मुझे पहले भी सेंड की थी। हाँ
मैंने जो सॉफ्टवेयर हाउस में भी देखने के लिए मैंने किए थे हाँ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर तो इंटर्नशिप की वेबसाइट है ना। हाँ अरे सर इसके सर्टिफिकेट से लिखते क्या है, ऐसे लिखते हैं? हाँ ठीक है उसके कुछ नहीं पता है। अच्छा, और सर्टिफिकेट पे किस तरह होता है, उसमें क्या कहते हैं, ग्रेडिंग होती है? विजुअल स्टूडियो पे काम कितना किया हुआ है आप? स्टूडियो पे प्रोजेक्ट बनाया था पूरा, ऑपरेटर डेटाबेस को फिक्स करके फुल लेआउट हो कंप्लीट। जिसका रिपोर्ट्स भी बनी थी उसमें। उसमें बहुत से भी काम किया हुआ है। एडोब फोटोशॉप पे क्या किया है? फुल जो पे किया हुआ कुछ नहीं है, वैसे यूज करता हूँ और डिजाइनिंग वगैरह अपना, मैं अपने फॉर्म की बटन सारा कुछ पूरी डिजाइन करके फिर उसमें सिक्स सर पे काम किया हुआ है? इससे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या किया? प्रोसीजर्स। ठीक है, सेक्शन 9 क्रिएटिंग प्रोसीजर्स। एक्चुअली इसमें आज जो हमको पढ़ना है वो पीएलसी जो ब्लॉक ही है, लेकिन हमने जो पहले पीएलसी जो ब्लॉक पढ़ा बेसिक्स, उसके अंदर जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर कमांड्स होती हैं, सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, सारी हमने पढ़ ली है। अब सिर्फ ये है कि पीएलसी जो ब्लॉक पढ़ना है तो उसकी टाइप कुछ और होगी। पीएलसी ब्लॉक उस टाइप को बोलेंगे सब प्रोग्राम्स या प्रोग्राम यूनिट्स। तो प्रोग्राम यूनिट्स के अंदर प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, फंक्शन भी आ जाते हैं, जो बाय नेम क्रिएट होते हैं। प्रोसीजर क्रिएट प्रोसीजर, फंक्शन क्रिएट फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर डिफरेंस बताया गया है कि एनोनिमस पीएलसी जो ब्लॉक और नेम पीएलसी जो ब्लॉक जिसको हम सब प्रोग्राम बोलते हैं, उनमें डिफरेंस देखेंगे, सब प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब करेंगे और बेनिफिट सब प्रोग्राम्स को यूज करने के बेनिफिट देखेंगे, और लास्ट में दिस डिफरेंट एनवायरनमेंट फॉर विच सब प्रोग्राम करेंगे। तो सब प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट क्या है जहाँ पे आप सब प्रोग्राम को इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स में पीएलसी जो ब्लॉक एंड सब प्रोग्राम प्रोसीजर्स को यूज करना, उसको बनाना। तो इसमें देखेंगे फॉर्मल और एक्टिव पैरामीटर्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ फीचर ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स के मोड्स होते हैं, क्रिएट प्रोसीजर बनाना विद पैरामीटर के साथ, प्रोसीजर को इन्वोक करना, प्रोसीजर के एक्सेप्शन को हैंडल करना, यूनिट कर। ये जो सामने आपके सामने पीएलसी जो ब्लॉक कंस्ट्रक्ट है, इसमें अगर आप देखें तो आप जो कंस्ट्रक्ट की समझ नहीं आई, ये पिछले 3 चैप्टर में दिया, ये क्यों होता है उसमें एनोमस ब्लॉक, टूल कंस्ट्रक्ट में एनोमस ब्लॉक होती है। हाँ बेसिकली जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम का एक हेडर होगा, फिर ये प्रोसीजर है इसमें टूल्स कंस्ट्रक्ट। अब जो हम ब्लॉक बनाएंगे उसका एक हेडर होगा, फिर ये प्रोसीजर है, फिर ये फंक्शन। प्रोसीजर जो है वो सब परफॉर्म एक्शन एंड फंक्शन सब परफॉर्म एक्शन मस्ट रिटर्न वैल्यू। तो ये जो चीज प्रोसीजर जो है वो रिटर्न नहीं करता, जबकि फंक्शन रिटर्न नहीं करता, ये सब चीज़ें कहाँ डिफाइन करते हैं उसके हेडर में। तो हेडर प्रोसीजर और फंक्शन का दोनों का सेम वैसे रिटर्न की स्टेटमेंट के बकाया नीचे वाला पोर्शन सारा जो डिक्लेयर विजन एक्सेप्शन सारा वैसे ही है जैसे आपका एनोनिमस ब्लॉक होता है। अब वो कहता है कि ये जो आप प्रोग्राम बनाओगे प्रोसीजर का फंक्शन, ये दो साइट्स पे बनाए जाते हैं। अगर यही फंक्शन अगर बनाए जाए सर्वर साइड पे, तो सर्वर साइड पे अगर आप बनाएं तो एनोनिमस ब्लॉक तो आपने सर्वर साइड पे बनाया। अभी तक आपने खाली क्या बनाया, सर्वर साइड पे क्या बनाया, एनोनिमस ब्लॉक। आज हम क्या बनाएंगे, सर्वर साइड पे स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, स्टोर फंक्शन बनाएंगे, और आगे हम सर्वर साइड तक ही कोड चलेगा। हमारा जो फोकस है ये सारा डेटाबेस सर्वर कंस्ट्रक्ट पे। अभी हमने एनोनिमस ब्लॉक पढ़ लिया है, बाद में हमें क्या पढ़ना है, प्रोसीजर फंक्शन पैकेजेस। ठीक है,
ये जो दूसरी साइट है टू कंस्ट्रक्ट, जब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे फॉर्म्स के अंदर एनोनमस ब्लॉक कैसे बनाना है, फॉर्म्स के अंदर प्रोसीजर कैसे बनाना है, फॉर्म्स के अंदर ये तो दोनों में सेम ही होता है। ओवरव्यू ऑफ सब प्रोग्राम क्या है, इज अ नेम पीएलसी ब्लॉक, जिसका एक नाम होता है और वो कैन एक्सेप्ट पैरामीटर और उसको इन्वोक किया जाता है, क्योंकि जब बाय नेम ये बनता है तो जब ये पैरामीटर देता है तो किसी भी बाय नेम को किसी भी कॉलिंग इन्वायरमेंट, चाहे वो SQL प्लस है या फॉर्म्स है, रिपोर्ट है, फंक्शन है, जहाँ चाहे आप उसे कॉल कर सकते हैं। सब प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम, एक प्रोसीजर that perform an action, लेकिन function that compute a value, ठीक है। प्रोसीजर में हम प्रोसीजर्स वर्क करवाते हैं, फंक्शन में कोई कैलकुलेशन कंप्यूट वैल्यू करवाते हैं और फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब प्रोग्राम का बेस स्टैंडर्ड जो पीएलसी के ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है वही डिक्लेयर सेक्शन, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, एक्सेप्शन सेक्शन, ठीक है। और दूसरा ये जो अवेलेबल अल्फाज इस्तेमाल ज़्यादा है, जब प्रोवाइड्स मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इंटेग्रेबिलिटी, तो जो आप प्रोसीजर आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इसके बेनिफिट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। प्रोवाइड इजी मेंटेनेंस, क्या होता है भाई, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो अगर एक प्रोग्राम इसलिए बनाते हो कि उस प्रोग्राम को बार बार रिकॉल किया जाए, ठीक है, तो ये फायदा होता है कि अगर आपने प्रोग्राम 10 जगह पे कॉल किया है, कल को कोई अगर आपको प्रोग्राम में चेंज करने के प्रोग्राम कॉल हुआ है तो जो प्रोग्राम बाय नेम आपने बनाया खाली उसी में चेंज करेंगे, जहाँ जहाँ कॉल हुआ वो सबसे इन्फेक्ट हो जाएगा। तो क्या प्रोवाइड इजी मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात कि इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, ये क्या है ये भी हम देखेंगे कि ये प्रोसीजर्स और फंक्शंस क्या डेटा सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी इम्प्रूव करते हैं, प्लस परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और कोड की क्लैरिटी भी क्लियर होती है इससे, प्रोसीजर या समझ में बनाने से। आगे पीएलसी ब्लॉक का जो एक एनोनिमस ब्लॉक का स्ट्रक्चर है ये पीछे पढ़ ही आए हैं। डिक्लेयर इज ऑप्शनल कीवर्ड, जिसमें आप सारे पीएलसी ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड इन अ ब्लॉक। बिगिन में आप इज अ पोर्शन मैंडेटरी कीवर्ड, डिफाइन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, एक्सेप्शन ऑप्शनल पार्ट, इसमें क्या करते हैं, डिफाइन एक्शन दैट टेक प्लेस इफ द एरर इन एक्सेप्शन अराइज होता है, और लास्ट में एंड मैंडेटरी ये प्रॉपर होती है। लेकिन जो सब प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है पीएलसी जो ब्लॉक स्ट्रक्चर फॉर सब प्रोग्राम, उसका सब दो पार्ट्स होते हैं। जब भी कोई प्रोसीजर बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो दो हिस्सों में बनता है, तो फिर एक दो में बन जाता है। प्रोग्राम वो जो हम अलग से ब्लॉक करते हैं ना, नहीं जी, सब प्रोग्राम्स जो है क्या कह रहे हैं, सब प्रोग्राम उसी कह रहे हैं जो हम अपने ब्लॉक में ब्लॉक नहीं एनोनिमस ब्लॉक है, इतना आपने पढ़ लिया। एनोनिमस ब्लॉक वो होता है जितने भी अभी तक आपने एक ब्लॉक बनाए हैं ना सारे के सारे बेसिक से बेसिक, वो सारे के एनोनिमस ब्लॉक, जिसका कोई नाम नहीं होता। नहीं लेकिन अब जो हम ब्लॉक बनाएंगे उनका एक नाम रखेंगे, जिस ब्लॉक का नाम रख दिया जाएगा वो क्या बन जाएगा, सब प्रोग्राम। तो वही कह रहा है कि सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें एक हिस्सा इजाफी हो गया है। इसमें क्या ऐड हो गया, बकाया ये बॉडी तो देखते ही आए सारे डिक्लेयर सब कुछ, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया, सब प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन, जिसमें लिखा जाता है क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन, जिसमें जो प्रोग्राम बनाया जाए उसके एक नाम, उसके पैरामीटर, उसका रिटर्न सेट किया जाता है। तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स मिलकर क्या बनते हैं, ये सब प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन कहलाते हैं। और बॉडी जैसे आप लिखते आए हैं, सिर्फ ये है कि इसको एक साल लिखते हैं। आगे चलो, जैसे ये पीएलसी के सब प्रोग्राम में क्या कह रहा है कि भाई ये देखो, ये एक सब मिसाल के तौर पे ये कोड है, एक कोड है वो आप बार बार एक कोड में लिख रहे हैं, ठीक है। कल तो कोई चेंज नहीं पड़ेगी तो आपको 3 जगह पे एक ही प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी, तो ये 3 कोई 10 दफा भी हो सकता है, एक कोड बार बार कॉल हो रहा हो, ठीक है। तो क्या है, कोड रिपीटेड मोर देन वंस इन पीएलसी प्रोग्राम। लेकिन अगर आप इसके क्या बना लें, जो प्रोग्राम रिपीट हो रहा है उसका एक प्रोग्राम बना लें, उसका एक सब प्रोग्राम बना लें, तो प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि किसी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम, नहीं कि एक प्रोग्राम बना लें जो कि किसी प्रोग्राम के अंदर कॉल हो। जैसे कि आपने पी के नाम से सब प्रोग्राम बना लिया और फिर उसके जहां जहां इसकी जरूरत पड़ी वहां वहां कॉल कर लिया।
The PLC program invoking the subprogram multiple repeat. बेनिफिट्स ऑफ सब प्रोग्राम इजी मेंटेनेंस में आपको बता चुका हूँ। ये डेटा सिक्योरिटी क्या होती है भाई? डेटा सिक्योरिटी ये होती है कि एक तो यूजर्स को आपने राइट दिए थे डायरेक्ट, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट एग्रीड ऑन टेबल टू दिस, ठीक है। उसमें इशू ये है कि अगर मैं देता हूँ ग्रांट इंसर्ट ऑन स्पेसिफिक टेबल टू, तो क्या होगा फिर वो जो राइट देंगे वो उस टेबल के सारे कॉलम की वैल्यू में इंसर्ट कर सकता है ना। अगर मैं एक प्रोसीजर बनाऊं और यूजर से इनपुट जो है वो प्रोसीजर्स के थ्रू जो मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कराने, और वो जो प्रोसीजर जो आपसे इनपुट लेगा और वो प्रोसीजर वो इनपुट लेके अंदर ही प्रोग्राम का कोड लिखा वो इंसर्ट भी करेगा, तो फिर वो प्रोसीजर के बजाय किसी यूजर को डायरेक्ट टेबल राइट देने के मैं प्रोसीजर के राइट दूंगा, यानी कि वो टेबल में जो डाटा एंट्री करेगा बजाय टेबल डायरेक्ट की बजाय किसमें एंट्री करेगा, प्रोसीजर्स के थ्रू। तो क्या होगा? इम्प्रूव डाटा और इम्प्रूव परफॉर्मेंस क्या है भाई? अगर आपने एक कोड अगर बार बार कॉल करना है तो अगर आप और एक प्रोग्राम अगर जब भी प्रोग्राम आपका चलता है तो मेमोरी में लोड हो जाता है। मेमोरी में एक पोर्शन होता है शेयर्ड पूल का, जिसमें शेयर्ड थियोरेटिकल एरिया होता है, ठीक है। उसके अंदर ये आपका जो भी आप कोड लिखते हो ना, जो भी कॉल करते हो किसी भी प्रोग्राम को, वो उसमें लोड हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रोग्राम एक दफा उसके अंदर लोड हो जाता है तो फिर जब वो प्रोग्राम दोबारा कॉल होने आता है तो वो फिर दोबारा से नहीं उठाता, बल्कि क्या करता है उसको जो मेमोरी में लोडेड है ऑलरेडी शेयर पूल थियोरेटिकल एरिया के अंदर, उसी को रीयूज कर लो। तो कहते हैं अगर आपने बाय नेम अगर एक प्रोग्राम बनाया होगा तो जब वो एक दफा कॉल पड़ेगी तो उसका सारा कोड मेमोरी में आ गया, जब दोबारा उसी प्रोग्राम को कॉल पड़ेगी तो फिर वो नीचे बार बार नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, उसको दोबारा से उस कोड को पास नहीं करना पड़ेगा, उस कोड को वही कोड जो उसको मेमोरी में पड़ा हुआ यूज करके चला देगा। तो क्या इम्प्रूव क्लियर हो गया। उसके बाद है इम्प्रूव कोड क्लैरिटी। ये क्या होता है भाई? देखो हम उसे बाय नेम लिखेंगे, जहां जहां कॉल करेंगे उसके नाम से जाहिर होगा कि ये प्रोग्राम इस पर्पज के लिए जो कॉल होगा। बस उस सेक्टर को हम एक बार देख लेंगे, हमें पता होगा एग्जैक्टली, और उससे आपको कोड भी शॉर्ट हो जाएगा। ये जो आपने डेवलप करना है सब प्रोग्राम, इसको आप कहाँ डेवलप कर सकते हैं? डिफरेंट इन्वायरमेंट, C++, IC++, जिस मर्जी इन्वायरमेंट में आप उसको डेवलप करें। जैसे उसने एक नोटपैड के अंदर एक लिखा है, क्या लिखा है? क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। क्रिएट और रिप्लेस इसलिए कह रहा है कि अगर पहले से कोई बना हुआ है लॉग अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन के नाम से, तो क्या करें? प्लेस करें। लेकिन प्रैक्टिस एक्चुअल में आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप एक नए डेवलपर जा रहे हैं, ऑलरेडी जिस नाम से आप बना रहे हैं वो पहले बना हो, तो अगर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस, तो क्या होगा? तो पहला बना हुआ सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए जब भी यूज करें तो क्या यूज करें? क्रिएट प्रोसीजर, और रिप्लेस तब यूज करें जब आपके फिर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को मॉडिफाई करना हो। ठीक हो गया? तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर का नाम आ गया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोसीजर जो है लॉग अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन, इस प्रोसीजर के कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये विदाउट पैरामीटर कॉल होगा। और इसमें डिक्लेयर, जब आपने वेरिएबल बनाना है तो डिक्लेयर से नहीं स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट करना है इज से। डिक्लेयर की जगह पे आपने क्या यूज करना है? इज, तो फिर या इज यूज कर लें या एज यूज कर लें। लेकिन इस और बिगिन के दरमियान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, इस और बिगिन के दरमियान डिक्लेरेशन पार्ट है। बकाया बिगिन आपके सामने है, इंसर्ट इनटू, इसमें क्या कर रहा है? दो कॉलम में यूजर आईडी में यूजर फंक्शन जा रहा है, लॉग डेट में क्या जा रहा है? सिर्फ डेट का फंक्शन जा रहा है। और जो प्रोसीजर का नाम है, जब आप उसका एंड करते हैं प्रोसीजर का, तो उसी नाम से लिख के जरा रीडेबिलिटी इजी हो जाती है कि आप इस प्रोग्राम का एंड करें। जब आप ये इसको चलाएंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? इस प्रोसीजर को लाइन बाय लाइन रीड करेगा और कंपाइलर इसको कंपाइल करके इसका पी कोड बनाएगा। क्या करेगा? एक ये जो सामने है ये सोर्स कोड है, लेकिन जब कंपाइलर इसको सोर्स कोड को कंपाइल करके इसका
पी कोड बनाएगा तो पी कोड भी जाकर डिक्शनरी में स्टोर होगा, उसका सोर्स कोड भी डिक्शनरी में स्टोर होगा बाय नेम लॉग अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन, और उसका पी कोड भी स्टोर होगा डिक्शनरी के अंदर। और जब आप उस प्रोग्राम को कॉल करोगे तो वो डिक्शनरी से क्या उठाएगा, सोर्स कोड के पी कोड और पी कोड पे एग्जीक्यूट करेगा। इसमें परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये करने की जरूरत है, सिंपल ये आपने समझ लीजिए। तो जब आप चलाएंगे, हाँ इसको चलाना कैसे मैं बताता हूँ आपको। अभी सिर्फ अभी जो बताया जा रहा है तुम्हें, वो क्या बताया जा रहा है कि इसको बनाना कैसे। ये देखें, ये जो प्रोसीजर्स आप बनाएंगे या फंक्शन आप बनाएंगे उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में कॉल कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट कॉलिंग इन्वायरमेंट। मैं बात कर रहा था पोर्टल है, इसका वेब बेस्ड डेवलपमेंट टूल है, ऑरेकल डिस्कवर है, इस पे आप डेटा वेयर हाउस की एप्लीकेशन वगैरह इसके अंदर स्कीमा वगैरह बनाते हैं। ठीक है, फिर ऑरेकल फॉर्म डेवलपर जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो जो आप ये जो उसने पीछे बनाया लॉग अंडरस्कोर एग्जीक्यूशन, तो पहले आपने बनाया, ठीक है, फिर इसको आप जिस मर्जी टूल पे इन्वायरमेंट में कॉल कर सकते हैं। व्हाट इज प्रोसीजर? पहले तो एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा था, कह रहे हैं प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ सब प्रोग्राम एंड परफॉर्म एन एक्शन। प्रोसीजर कैन बी स्टोर, प्रोसीजर को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और एज ए स्कीमा ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल एक ऑब्जेक्ट है तो प्रोसीजर भी एक ऑब्जेक्ट होगा, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होगा बाय नेम। और जाहिर बात है जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेबल, तो यूजर अंडरस्कोर टेबल, व्यू बनाते हैं यूजर अंडरस्कोर व्यू, तो जो प्रोसीजर बनाएंगे इसके क्या होंगे? प्रोसीजर्स नहीं, इसमें जो होगा वो होगा यूजर अंडरस्कोर सोर्स, जिसमें इसका सोर्स कोड रखा जाएगा। पी कोड वो हाइड रखता है, वो हमें नहीं दिखाता, तो वो हमें देख करना दीजिए। अच्छा, फिर ये फंक्शन को भी स्टोर करता है? हाँ, फंक्शन भी स्टोर फिर इसमें हमें बार बार फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी लैंग्वेज में हम करते हैं कि बस उससे रेफरेंस ही देते हैं, बस बाय नेम, बस जो चीजें बाय नेम एक दफा डिक्शनरी में बाय नेम स्टोर हो जाएंगी और उसके पी कोड भी स्टोर हो जाएंगे, तो जब हम कॉल करेंगे तो उसके पी कोड ही कॉल होते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, तो प्लीज पहले बता दिए क्या करता है। ठीक है, और एंड के साथ आप क्या लगाते हैं, प्रोसीजर नेम भी लगाना। अच्छा, जैसे इसको एंड करने के बाद ये होता है एग्जीक्यूट। ये जरूरी नहीं कि एंड के साथ प्रोसीजर नेम लिखिए, एंड के बाद सर्व कर लेते काफी है। डेवलपिंग आप प्रोसीजर क्या, कोई एक एडिटर पकड़ते हैं, उसमें आप स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, उसको स्क्रिप्ट फाइल को IC2+ में लोड कर लेते हैं। जब वो आपके IC2+ में सोर्स को लोड हो जाता है, आपको नजर आता है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, वो उसको कंपाइल करता है, कंपाइल क्या बनता है, पी कोड, और फिर पी कोड एग्जीक्यूट होता है। और अगर इस दौरान कोई कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर वगैरह आ जाता है तो C2+ की कमांड होती है शो एरर्स, वो कंपाइल एरर्स, वैसे ही जो एरर्स हैं ये स्टोर भी करता है। देखें, याद रखें, अगर प्रोसीजर में कोई कंपाइलेशन एरर है तो प्रोसीजर क्रिएट हो जाता है विद एरर के साथ, उसका सोर्स कोड भी स्टोर हो जाता है और उसके जो एरर्स हैं वो भी स्टोर हो जाते हैं। जो सोर्स कोड है इस प्रोसीजर या फंक्शन का, वो स्टोर कहाँ होता है, यूजर अंडरस्कोर सोर्स के अंदर। ठीक है, और जो आपका एरर्स हैं जो स्टोर करता है वो है यूजर अंडरस्कोर एरर्स। लेकिन जब आप प्रोसीजर या फंक्शन बना रहे होते हैं उस वक्त अगर आपको एरर नजर आ जाता है या तो शो एरर्स करके उसके एरर देख सकते हैं। ये भी होता है कि आपने प्रोसीजर बनाया, उस खाली बनाकर छोड़ दिया एरर्स, प्रोसीजर जब एरर होता है तो कहता है कि प्रोसीजर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, तो आप शो एरर्स देखेंगे तो एरर दिखा दें। नहीं, इसमें अगर आप शो एरर्स नहीं करेंगे ना तो वो एरर्स ऑलरेडी यूजर अंडरस्कोर एरर में स्टोर हो गए होंगे, फिर आपको पूरी करके प्रोसीजर के बाद में अगर बंद भी हो जाए तो वीडियो दोबारा ओपन करेंगे तो आप क्या दोबारा देखें। तो फिर इसे कोर्स अगर हम नहीं भी लिखते तब भी ये उसे कर देगा विद एरर्स, जैसे हमारे पास व्यू होता था उसमें एरर्स होते थे तब भी कुछ छोड़ देगा। हाँ, इसमें आप सिंपल कहेंगे ना क्रिएट होता है या क्रिएट फंक्शन, अगर उसमें कोई एरर होगा तो फिर बना देगा, लेकिन उसका पी कोड जनरेट नहीं होगा। अगर जब आपको मैसेज मिल जाएगा ना प्रोसीजर क्रिएटेड, तो इसका मतलब पता क्या है, या फंक्शन क्रिएटेड का मतलब ये है कि इसका सोर्स कोड ठीक है, उसका पी कोड भी, सोर्स कोड भी स्टोर होगा डिक्शनरी के अंदर, उसका पी कोड भी इसका बन के स्टोर हो गया। लेकिन जब मैसेज खाली आपको ये आता है प्रोसीजर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, तो क्या होगा, सोर्स कोड फिर भी स्टोर हो गया है
लेकिन वो उसका पी कोड जनरेट तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि उसके एरर्स भी स्टोर हो गए। आगे बढ़े। अब इसके अंदर फर्क बता रहा है कि फॉर्मल और वर्सेस एक्चुअल पैरामीटर। जब आप प्रोसीजर बनाते हैं, जब उसका हेडर डिफाइन करते हैं प्रोसीजर का, तो जब आप पैरामीटर के नेम, यहाँ पे क्या कह रहा है, पैरामीटर प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम बेस है, पैरामीटर नेम, आगे पैरामीटर की टाइप, पैरामीटर नेम, पैरामीटर की टाइप। लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको लेंथ स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है। तो जो यहाँ पे पैरामीटर बता रहे हैं प्रोसीजर बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर। और जब इसे कॉल करेंगे इस प्रोग्राम को बाय नेम, जो पास करेंगे पैरामीटर क्या होंगे, एक्चुअल पैरामीटर। बनाते वक्त फॉर्मल तो पास जब आप उसको इन्वोक करेंगे प्रोसीजर को, कॉल तो उसी तरह कर रहे हैं जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये सिलेक्ट में कॉल नहीं होते, फंक्शन सिलेक्ट में कॉल हो जाते हैं। अब प्रोसीजर्स के भी जब आप पैरामीटर्स के डिफरेंट 3 मोड हैं। जब आप प्रोसीजर कॉलिंग एनवायरनमेंट से इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या पास करते हैं, इन पैरामीटर्स। आप वैल्यू अंदर प्रोसीजर के अंदर भेज रहे होते हैं। आउट क्या है, जब प्रोसीजर में कुछ एक्शन परफॉर्म करके बाहर को फेंक रहा होता है। फिर क्या इन आउट क्या है कि आप जिस रास्ते से वैल्यू इन कर रहे होते हैं उसी रास्ते से वैल्यू वापस भी देते, वो इन आउट। बारी बारी को बताएगा इसको करके को। ये दोनों में एक क्रिएटिंग प्रोसीजर विद पैरामीटर इन मोड क्या होता है, डिफॉल्ट मोड होता है। अगर आप पैरामीटर नेम और पैरामीटर टाइप बता दें और नहीं बताते तो डिफॉल्ट इन ही ले देता है। जबकि जब आउट अगर आपने बताना है तो स्पेसिफाई लाजमी करना पड़ता है, इसी तरह इन आउट स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। इन में वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इज पास इनटू सब प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मल पैरामीटर एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट जब आप पास करते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्मल पैरामीटर एक्ट एज अ क्या बन जाते हैं, कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल पैरामीटर कैन बी, जो वैल्यू आप पास करते हैं, कोई लिटरल, कोई एक्सप्रेशन, कोई कांस्टेंट, कोई वेरिएबल, इनिशियलाइज वेरिएबल पास हम कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर यूजर पास ना करें इन, तो डिफॉल्ट कुछ ना कुछ ले जाए। आउट में क्या है कि ये रिटर्न टू कॉलिंग एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। और अनइनिशियलाइज वेरिएबल, और जो वेरिएबल है वो अनइनिशियलाइज होना चाहिए, जो कोई वैल्यू कैच करेगा मस्ट भी वो वेरिएबल होना चाहिए, और कैन नॉट बी असाइंड। इसमें कोई आप डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसमें जो अंदर होना है वो रिटर्न करना है, ठीक है। इन आउट में क्या है, मस्ट बी स्पेसिफाई, और ये पास इनटू सब प्रोग्राम्स, सब प्रोग्राम में पास किया जाता है और रिटर्न भी लिया जाता है। और इसमें जो आप, इसमें जब आप कोई वैल्यू भेजनी होती है तो क्या करना पड़ता है, वेरिएबल में रख के वैल्यू इनिशियलाइज करके भेजनी पड़ती है प्रोग्राम के अंदर, और वो वेरिएबल मस्ट वेरिएबल होना चाहिए, और इसमें भी आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। आगे चले, आगे एग्जांपल्स क्या, जैसे ये एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है। इन पैरामीटर्स कि आप कॉलिंग एनवायरनमेंट से पैरामीटर को क्या पास कर रहे हैं, 176। इस जिस पैरामीटर पे पास कर रहे हैं उस पैरामीटर का नाम क्या है, पी अंडरस्कोर आईडी। अब आपने प्रोग्राम बनाया पेज और मेक प्रोसीजर का नाम बेस कर, पैरामीटर नेम वही पी अंडरस्कोर आईडी, पैरामीटर मोड क्या है, इन, पैरामीटर की टाइप डायरेक्ट लिखने की उसने क्या कर दी, रेफरेंस कर दी। इस और बिगिन में कोई वेरिएबल है, रेफरेंस करने से उसकी लिमिट होगी टेबल में, लेकिन हाँ होगी, लेकिन आपने यहाँ पे अगर आप खुद से भी टाइप पास कर देते लेंथ नहीं बतानी, नहीं देखें, लेकिन आप समझते हैं कि वहां से लेंथ ले लेगा, हाँ? वो सिर्फ वहां से उसकी टाइप इनहेरिट करेगा। इस और बिगिन में कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल क्या लिखिए, अपडेट की स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एम्प्लॉइज जो भी आप इनपुट दोगे वो एम्प्लॉय आईडी लेके उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट करेगा। ये जरा बनाएं, कॉपी करें, कॉपी करने वाला स्मॉल करने वाला सिलेक्ट क्वेश्चन नहीं करते,
तो कर नहीं सकता, लेकिन आपके वो इस वजन तरह का सर नहीं है, वो नहीं है, तो नहीं बड़ा गलत। तो ये समझ गए ना, ये इसको इस तरह ये बन जाएगा, तो जब बनेगा तो मैसेज क्या आएगा, क्रिएटेड, ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको कॉल कैसे करना है, कॉल ये तरीका बताया, कैसे कॉल करना है, एग्जीक्यूट। अगर तो आप SQL प्लस पे कॉल करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे आपने लिखा आपने कोड, तो एग्जीक्यूट की कमांड लेके, एग्जीक्यूट कमांड SQL प्लस कमांड, उसका नाम और आगे पैरामीटर। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर कॉल करोगे, किसी दूसरे प्रोसीजर, किसी फंक्शन या किसी एनोनिमस ब्लॉक के अंदर, फिर जब कॉल करोगे तो खाली फिर अंदर क्या लिखोगे, ओनली प्रोसीजर नेम और पैरामीटर, फिर एग्जीक्यूट की कमांड नहीं आएगी, क्योंकि एग्जीक्यूट कमांड तब आती है जब आप SQL प्लस के एनवायरनमेंट में उसको इन्वोक करते हो, और जब उसे किसी दूसरे प्रोग्राम में तो फिर सिंपल उसका नाम और आगे पैरामीटर। हम कॉल करना होगा, तो कॉल करने के तरीके से रेफरेंस किया जाएगा प्रोग्राम के साथ में। नहीं, जस्ट नाम दे और आगे पैरामीटर, क्योंकि वो डिक्शनरी में स्टोर है, बाय नेम से उठा लेगा उसको। तो ये है आउट की एग्जांपल। आउट की एग्जांपल में क्या कर रहा है, कॉलिंग एनवायरनमेंट से वैल्यू भेज रहा है 171, प्रोसीजर अंदर कुछ परफॉर्म कर रहा है और उस आईडी के अगेंस्ट क्या लेके आ रहा है, नेम, सैलरी, कमीशन, और वो बाहर आउट कर रहा है। अच्छा, हम उसे आउट वेरिएबल भी देंगे विदाउट वैल्यू, ये आगे देखिए, खुद ही उसमें ये देखिए आगे एग्जांपल आ रही है क्या कर रहा है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर क्यूरी एम, ये पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या है, क्रिएट इसको आईडी, मोड क्या है इसका, इन टाइप रेफरेंस, तो क्या है, नेम, सैलरी, कमीशन, तीन आउट टाइप में है, मोड दे रहे हैं, आउट 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 आउट, ये सारे तीन जो पैरामीटर है लास्ट की क्या है, आउट पैरामीटर है, ठीक है। और इस ओकेजन में कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, तो सिंपल क्या कर रहा है, सिलेक्ट जो कॉलम करता है इनटू में अब आउट पैरामीटर लिख दिए। इन मोड में हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, मैंने इन मोड में इसका मतलब चेंज नहीं कर सकते, आउट में कर सकते। हाँ, आउट में तो आप वैल्यू कैच कर रहे हैं ना, ये सिलेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो इसमें रख देगा, फ्रॉम एम्प्लॉय जो आप इन में जो पास किया वो लेके रख देगा। अच्छा, अब इसको कॉल कैसे करना है, इसको बना लिया, अब इसे कॉल कैसे करना है, प्रोसीजर पहले आपने बना लिया, फिर आपको इसको कॉल करने के लिए ना 3 बाइंड होस्ट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, पता ही आपको, सही, वेरिएबल कमांड, जी नेम, जी सैल, जी कॉम, वाचर नंबर, जो भी है। जब इसे कॉल करेंगे इस तरह कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट SQL प्लस पे, इसे बता रहा हूं मैं, SQL प्लस पे, प्रोसीजर का नाम, ये क्या है, इन वैल्यू, और ये आउट जो वैल्यू सेंस में यहाँ वैल्यू आके आउट होनी है, जहां पे उसने रखनी है प्रोसीजर, तो ये कॉलम के साथ उसको बता दिया आउट वेरिएबल, और प्रिंट करके देखा तो उसमें आपको नेम नजर आ जाए। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को किसी एनोनिमस, किसी प्रोसीजर, किसी फंक्शन में कॉल करोगे, तो फिर वहां पे आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और वहां पे फिर आ जाएंगे वेरिएबल नेम, क्या हो जाएगा, v अंडरस्कोर नेम, v अंडरस्कोर सैल, v अंडरस्कोर जो भी v अंडरस्कोर नेम, v अंडरस्कोर सैल, v अंडरस्कोर कॉम, और उसमें फिर एग्जीक्यूट का कीवर्ड नहीं आएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं? नहीं, देखिए ना, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं, वो तो हम इनके थ्रू हम करेंगे ना, जैसे हम डायरेक्ट, हमारे पास प्रोसीजर बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने बाइंड वेरिएबल के थ्रू वैल्यू पास, नहीं पास नहीं की, वेरिएबल रखा है, वो वैल्यू इसमें रखेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करके इसके अंदर रखेगा, उससे हमने वेरिएबल्स देने हैं। हाँ जी, वेरिएबल्स देने हैं उससे, जिसमें वो वैल्यू रखेगा। दूसरे वेरिएबल आप देख सकते हैं, हमने ब्लॉक या कौन। अच्छा, इन आउट क्या किया, कॉलिंग एनवायरनमेंट में एक टेलीफोन नंबर पास कर रहे हैं, और वो उसका फॉर्मेट का फोन बदल के आपको ये रिटर्न कर। अब वो कह रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर फॉर्मेट फोन, और एक ही पैरामीटर का नेम और एक ही उसका मोड है इन आउट, यानी कि वेरिएबल में पहले नंबर रखा जाएगा, टेलीफोन नंबर ये वाला, और एक्शन परफॉर्म करेगा तो ना उसका रिटर्न चेंज करके दे देगा उसी वेरिएबल को। उसको कॉल कैसे करना है बताइए, लॉजिक पता ही है आगे। इसको कॉल की एग्जांपल, ये इसको इस तरीके से कॉल करना है, पहले आप क्या बनाएंगे, बाइनरी,
इसमें भी आउटपुट अब क्योंकि वेरिएबल में आप जो बनाते हैं इसको कोई वैल्यू रख नहीं सकते, फिर एक आपने एनोनिमस ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल में एक नंबर रखा, फिर आपने इसको चलाया, फिर आपने प्रिंट कराया कि वाकई नंबर उसके अंदर आ गया, फिर आप वो प्रोसीजर कॉल करें, उसका नाम क्या है, फॉर्मेट अंडरस्कोर फून, और जो वेरिएबल आपने बनाया जिसमें एक नंबर स्टोर है, जी फून नंबर, ठीक है, वो जब इसको चलेगा अंदर वैल्यू लेगा तो जब परफॉर्म करके वापस इसी में रख देगा और प्रिंट हो जाएगा। मेथड्स फॉर पासिंग पैरामीटर, जब आप प्रोसीजर्स को पैरामीटर पास करते हैं एक्चुअल बनाते वक्त, ठीक है, जो आप बनाएंगे, लेकिन जब आप इसको पास करेंगे एक्चुअल पैरामीटर किसी भी प्रोसीजर को या फंक्शन को, तो उसके 3 तरीकेकार होते हैं पैरामीटर पास करने के, पोजिशनल, नेम, कॉम्बिनेशन। पोजिशनल, नेम, कॉम्बिनेशन, इन तीनों में क्या फर्क आ गया है बताते हैं। ये एक उसने एक बनाया प्रोसीजर, जिसका नाम क्या है, ऐड डिपार्टमेंट, पैरामीटर नेम, पैरामीटर मोड इन, पैरामीटर टाइप एज ए रेफरेंस, और अगर ये पैरामीटर कॉल करते वक्त में पास नहीं करता तो डिफॉल्ट क्या जाएगा, अननोन, डिफॉल्ट कीवर्ड से बता सकते हैं। इसी तरह दूसरा पैरामीटर नेम, पैरामीटर मोड, पैरामीटर टाइप, और इसका डिफॉल्ट क्या सेट है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट को कॉल करूंगा, अगर मैं इसके पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो पी नेम में डिफॉल्ट क्या जाएगा, अननोन, और पी अंडरस्कोर एलओसी में क्या जाएगा, स्टार। अब उसने इस वेरिएबल में अभी तक कोई भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल नहीं खोली है। अच्छा, सिंपल क्या लिखिए, इंसर्ट की स्टेटमेंट, जो डिपार्टमेंट आईडी है वो वाया सीक्वेंस के नंबर थ्रू गेट कर देगा, तो सीक्वेंस पहले से बना होगा, और जो आप पास करोगे पी अंडरस्कोर नेम या पी अंडरस्कोर लोग, वो उसको ले लेगा। अब इस प्रोसीजर को जो 3 जो उसके पैरामीटर हैं, अब एग्जांपल देना, इसी प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं, ये देखिए, सबसे पहले वाला, एक ही पीएलसी के ब्लॉक के अंदर एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम कॉल करना है। पहले कॉल कर रहा है, क्या नाम है उसका, ऐड उसको डेमन, कोई पैरामीटर नहीं दिया, डिफॉल्ट क्या जाएगा, अननोन और स्टार आंसर, डिपार्टमेंट आईडी सीक्वेंस के थ्रू जनरेट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, ऐड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, क्या पास किया, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो ये जो जिस तरह आपने प्रोसीजर बनाया था उसी तरीके से पास ऑन कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सा मेथड होगा, ये होगा पोजीशन, दिस एक्चुअल पैरामीटर इज सेम ऑर्डर एज अ फॉर्मल पैरामीटर, जिस तरह प्रोसीजर बनाते वक्त पैरामीटर दिए गए थे और उसी ऑर्डर से पास किए जाएंगे, तो वो क्या होगा, पोजीशन। तो मुझे बताएं, पहला भी क्या है, पोजीशनल, दूसरा भी क्या है, पोजीशनल है, जो तीसरा है वो है नेम्ड, कि आप पैरामीटर को अदल बदल के पास कर रहे हो। पहले तो जा रहा था डिपार्टमेंट नेम पे लिखिए, अब क्या जा रहा है, पहले लोकेशन फिर डिपार्टमेंट, फिर उसके लिए फिर उस पैरामीटर का नाम देना होगा, पैरामीटर का नेम देना होगा, और इम्प्लाइज दैट इक्वल टू, ये सिंपल देना होगा, और जो वैल्यू देनी। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी प्रोसीजर जरूरी नहीं कि जैसे पैरामीटर बनाए थे वैसे पास करें, अगर आप चाहें तो पैरामीटर आगे पीछे करके पास कर सकते हैं, लेकिन उसमें नाम बताना पड़ेगा। तो ये दूसरा, जो तीसरा है, ये क्या है, नेम है। इसमें देखें, जो पहला पैरामीटर क्या जा रहा है, पोजिशनल, जो कि डिफॉल्ट जा रहा है, और दूसरा पैरामीटर कैसे जा रहा है, नेम। अगर आप देखें इस लास्ट वाले को, इसमें पहला पैरामीटर जा रहा है पोजीशनल, जो कि डिफॉल्ट है, और वो जा भी रहा है क्या, अननोन जा रहा है, लोकेशन, सॉरी डिपार्टमेंट जा रहा है, और जो जो दूसरा जो आपने साथ लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्या, नेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें पोजीशनल भी है नेम भी है, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। और जब आप देखेंगे तो वो नए 3, 1, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट नए ऐड अप होते हैं आगे को।
इंटरेस्टिंग बात कि इज और बिगिन में अभी तक हमने कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या करें, एक और प्रोग्राम बना। इज और बिगिन के अंदर एक सब प्रोग्राम बना रहा है, देख रहे हैं आप। पहले तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें डिक्लेयर भी आप कर सकते हैं। एनोनिमस ब्लॉक में जाकर चेक करिएगा, डिक्लेयर और बिगिन के दरमियान में एक ऐसा प्रोसीजर बना के देखिए, चेक करके नहीं बताइएगा, ठीक है। इसमें आप इज और बिगिन में वैसे तो क्या होता है डिक्लेयर वेरिएबल, लेकिन ये एक ऐसा डिक्लेयरिंग सब प्रोग्राम कि जिस प्रोसीजर को बना रहे हैं उस मतलब कि ये उधर ही बनेगा, उधर ही कॉल होगा। देखें जैसे यहाँ पे इज और बिगिन के अंदर बना रहे हैं, इसका वही जो पहले बनाया था लॉग विदाउट पैरामीटर प्रोसीजर, और नीचे आके उसको इधर ही नीचे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इसका स्कोप जो नीचे इज और बिगिन के दरमियान में बनेगा, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, इसका स्कोप सिर्फ अपने प्रोग्राम के अंदर ही। ठीक है, आगे चलो। ये अब जो तरीका बता रहा है कि इन्वोक करने का, किसी इन्वोक का करें प्रोसीजर को किसी दूसरे एनोनिमस ब्लॉक में, कैसे कॉल करेंगे, जैसे ये है तो नंबर, और इसमें एग्जीक्यूट की कमांड नहीं आनी, प्रोसीजर का नेम और आगे जो पैरामीटर वैल्यू पड़ी उसकी इन्वोक प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर कॉल कर रहा है किसी दूसरे प्रोसीजर में, एक नया प्रोसीजर बना रहा है, इसका नाम क्या है, प्रोसेस एम्स। कर्सर बनाया, क्या बनाया, कर्सर तमाम का। और ये क्या है, कर्सर फॉर लूप, एम अंडरस्कोर रैकेट इज इम्प्लिसिट पीएलसी को रिकॉर्ड वेरिएबल, और ये इनके बाद कर्सर का नेम आ गया, और लूप और एंड लूप के दरमियान में जो आपने पीछे प्रोग्राम बनाया था तो इसमें क्या पास ऑन किया था, एम्प अंडरस्कोर रैकेट जो इम्प्लॉय आईडी का आएगा, ये वही जो आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया वही है ना। ये बेसिकली जो रेस करने वाला फैक्टर है उसने एक रैदा प्रोग्राम बनाया, फिर उसको एक जब फाइनल जब उसने एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट करना है तो उसके वो एक उसका नया प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर कॉल करना है। ठीक है, आगे चलो, तो बता दो नहीं, जिस चीज को रेस करता जाएगा लूप है ना, एम्प जब भी लूप चलेगा हर दफा एम अंडरस्कोर रैकेट डॉट बाय नेम बाय आईडी है। हैंडलिंग एक्सेप्शंस, ये कैसे हैंडल होगी, ये ना पीडीएफ का नेक्स्ट टाइम वर्जन दूसरा कर दिया गया, तो से फर्क होगा कॉपी करने से। मैंने नेक्स्ट डाउनलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पास चलो मैं देख लूँ। हैंडल एक्सेप्शन देखें, एक अभी तक तो बता तो नहीं है, सिंपल है ये, सिर्फ ये आप कर सकते हैं। कॉलिंग प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर आपने बनाया, अच्छा इसके अंदर एक कॉलिंग जो एक प्रोसीजर कॉल किया proc2 का, उसके अपने नाम proc2 का प्रोग्राम ये, ठीक है। अब देखिए proc1 की अपनी एक्सेप्शन है, जो proc2 कॉल करे उसकी अपनी एक्सेप्शन है। अब वो कहते हैं जब ये कॉल होगा proc1 तो मे बी proc2 में कोई एरर वगैरह आ सकता है, तो ये proc2 वगैरह देखेगा उसकी अपनी क्या एक्सेप्शन है। अगर वो एक्सेप्शन रेज होती है बिगिन के अंदर और अगर वो हैंडल हो जाती है तो वेल एंड गुड, तो proc2 यानी कि फिर ये होगा कि आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट चल जाएगा, बेशक एरर के साथ, लेकिन ये और कंट्रोल आगे को चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई एरर वगैरह आ गया proc2 के अंदर और वो एक्सेप्शन से हैंडल नहीं होगी तो क्या होगा, तो यहीं पे एरर आ जाएगा, तो जब ये यहाँ पे एरर आएगा तो फिर इसकी एक्सेप्शन पे भागेगा ये प्रोसीजर में। तो ये कह रहा है, वही कह रहा है कंट्रोल रिटर्न टू कॉलिंग प्रोसीजर जी। अच्छा ये तो एक्सेप्शन हैंडल होगी, अगले पेज पे दूसरे में वही कह रहे थे मैंने, ये कोड है इसका, तो सारा करना है आपको कैसे हैंडल किया। देखिए एक प्रोग्राम बनाया, एक proc1 एक proc2 से कॉल, ये देखिए ये क्या है, अनहैंडल। इसमें क्या है, जब आपके proc2 में एरर आएगा तो फिर वो क्या होगा, इसमें एक्सेप्शन दे देते लेकिन उसमें हैंडल नहीं होगी, तो क्या होगा यहाँ पे एरर, तो कंट्रोल आगे को नहीं जाएगा बल्कि उसकी एक्सेप्शन में आ जाएगा proc1। इस तरह हो के वो प्रोसीजर वो जो एनोनिमस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, अगर उसकी वही जो मैंने बताया था आपको, प्रोपगेशन जो है, इसमें हमें ये ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर हम ऐसी चीजें जहाँ पे एरर। अच्छा अभी आपने प्रोग्रामिंग इसके अंदर भी की .NET के अंदर, इसके अंदर देख रहे हैं तो क्या महसूस हो रहा है, इजी ज्यादा कौन सी है, आगे चलो
उससे ज्यादा काम किया हुआ है अभी नए है इसका, ये वो उसका सारा कोड है इसका। डॉट नेट में एरर तो हैंडल नहीं होते, इसमें होते हैं। जब आगे चलेंगे वही कोड है, उसको आपको देखना सिंपल ड्रॉप प्रोसीजर ड्रॉप, आगे चलो।